कंटेंट क्रिएटर कितना पैसा कमा सकता है? सौरभ जोशी का आता कि अगर यूट्यूब इनकम ही देखे तो करोड़ सीआर में आएंगी, फिर ब्रांड प्रमोशन से भी अच्छा खासा आ रहा होगा। इसके अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए? सर स्नैपचैट इज समथिंग जो पे करता है अच्छा, क्योंकि एक टाइम था, ट्रांजिशन था जब जो भी कंटेंट बनाते थे तो कहते विले काम है। आज भी वो ये जेंसीज अगर समझा पाए अपने पेरेंट्स को, एट लास्ट तो जब कमाई शुरू हो जाएगी बच्चे की तो पेरेंट्स मान ही जाते हैं। आपने गाना सुना होगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वो बहुत वायरल हुआ था। पता नहीं किस रूप में आकर। उसके सारी म्यूजिक वीडियोस मैंने की हैं। व्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर्स बहुत पीक पे जाते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। वो जो ऐसे ग्राफ में लोग हमें देखते हैं ना, हमें वो ग्राफ मेंटेन रखना चाहिए। एक उसमें मुझे जो लगता है कई बार नुकसान होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रहती व्लॉगिंग में। अगर आप डेली ब्लॉगर हो तो हाँ, ये चीज़ तो फिर है। तो जैसे गाली वगैरह लोग दे देते हैं तो हाँ जी, वो हाँ जी। देनी चाहिए क्या? सर मेरे ख्याल से ना ये चीज़ ना बनावटी नहीं होनी चाहिए। जैसे देर आर पीपल्स, आरुष भोला है या कैरी मिनाटी है, इन्होंने एक वे अपना पकड़ा था। लोगों ने ये नहीं देखा कि वो मेहनत कितनी है या वो क्राफ्ट कैसा है। Hi Ashish, welcome to the Deep Root Talks. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। No, it's a pleasure. It's a pleasure. आपका स्टाइल बहुत सही है यार। सर ये तो बताऊंगा अभी क्या क्या कहानी स्टाइल के पीछे भी। नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। मेरे स्टाइल के पीछे कहानी क्या है? सर पहले तो बड़े बाल, पहले तो ज़्यादा बड़े बाल थे, हाँ। इतने थे क्योंकि मेरे यहाँ पर ये न्यूरो सर्जरी का मार्क आप देख रहे हो आप ऐसे। देन दिस ये वेंटिलेटर का, ये आई वाज अबाउट टू आस्क। हाँ जी। तो 2013 में व्हेन आई वाज इन 12th में हुआ था मैं, तो तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो न्यूरो सर्जरी हुई थी मेजर। तो फॉर अ मंथ आई वाज इन कोमा। तो तब For a month you were in coma? यप। तो उसके बाद से फिर ये सर्जरी चली है मेरी, ऐसे 6 मंथ में कंप्लीट हुआ था सारा ट्रीटमेंट। एंड देन 2013 से आई रिमेंबर 2018-19 तक मैंने दवाइयाँ खाई हैं 3 टाइम की। तो अभी यू आर ऑफ मेडिकेशन? सब कुछ ऐसे रिकवर्ड है अब तो। एवरीथिंग इज रिकवर्ड? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो तब बड़े बाल थे, अब तो चलो जब कंटेंट क्रिएशन में आया था तो बाल छोटे करवा लिए। मैं अब तो क्या लोग ने देखना ही है बाहर भी, कितना मैं एक एंगल से छुपा लूंगा उस चीज़ को। तो फिर मैंने, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर और आपने हर तरह की कंटेंट क्रिएशन की है जी। तो ये जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर, हाउ डिड इट स्टार्ट? और अभी आपको कंटेंट क्रिएशन में कैसे लग रहा है कि हमारा देश ही कैसे इवॉल्व हुआ है? ओके, इन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे, बोथ। मी बीइंग अ माई सेल्फ बेसिकली, तो मैं कभी भी लाइफ में सोचा नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन में कभी आऊँगा। मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, ऑनेस्टली बताऊंगा। नहीं तो हर कोई ये बोलता कि मेरा बचपन से शौक था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में आई वॉज ऐसे एवरेज किड जो पढ़ाई में नालायक ऐसा है ना। और मेरी फैमिली में सारे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। स्टार्टिंग में डैड एंड देन मेरे चाचा वगैरह जितने भी हैं सारे गवर्नमेंट जॉब में, एवरीवन इज इन हाई कोर्ट ऑल्सो। तो उसके बाद पहली बात तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 12th में, एंड 12th एट दैट टाइम हर लड़का या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में एक लाइन पकड़ने की सोचता है कि अब क्या करा जाए आफ्टर स्कूलिंग ना। तो उस टाइम पे मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, एंड जो भी साथ के जो सर्कल था वो आगे निकल गए, कोई फॉरेन चला गया, कोई इधर उधर। तो एक सर्कल मेरा रहा नहीं वो कि जिनसे मैं डिस्कस भी कर सकूँ। आई वॉज लाइक कि वो बच्चे होते हैं ना जो 11th में क्या लेना है, मेडिकल नॉन मेडिकल, पर मेरे दोस्त ने कॉमर्स ली तो मैंने भी कॉमर्स ले ली थी, ऐसा हुआ था मेरे साथ। अच्छा। तो उस टाइम पे कोई ऐसे वो नहीं था। पर हाँ, आफ्टर एक्सीडेंट जो रिकवरी पीरियड था मेरा, तो मैं घर पे था काफ़ी टाइम बिकॉज ऑफ न्यूरो सर्जरी। ऐसे मुझे मतलब मैं 1-1.5 साल ऐसे घर पे रहा हूँ। तो तब मुझे क्या था कि मुझे कुछ तो करना है, एंड वो कंडीशन उस टाइम पे मेरी ऐसी थी, मेरा सिर वगैरह इतना बड़ा हो चुका था, ये सिर्फ जैसे मैंने पा मूवी देखी है वैसे कुछ काइंड ऑफ कंडीशन थी। तो वो पता ही नहीं था कि, कभी सोचा नहीं था कि सिर मेरा नॉर्मल भी हो पाएगा कभी। मुझे तो लगा था कि ऐसे ही लगेगा, वो बलून से और ऐसे नसें दिखती थी उसमें से, सिर में से। तो उसके बाद क्या हुआ, जब घर पे था ना मैं, तो उस कंडीशन को देख के घर वाले भी ऐसे थे कि चल अब तो होता है ना कि अब तो क्या ही करेगा, उसको नहीं बोलना अब इतना कि अब लिव विद इट, कि जो है बच गया, ऐसे वाले कंडीशन पे आ गया था। मैं कहा नहीं, मतलब कुछ तो करा जाए। तो मैंने नेट यूज़ किया, तो मैंने एडिटिंग सीखनी शुरू की, फोटोग्राफी ये वो तब फ़ोन से करता था। तो मैंने पापा को ऐसे बोल दिया, पापा मुझे कैमरा दिला दो। तो पापा कहते कि ठीक है देखते हैं, अभी करते हैं कुछ। उस टाइम पे DSLR वाज लाइक कि ऐसे नहीं, महंगी चीज़ है, अभी देखते हैं। पर आ गया कैसे से DSLR। तो उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी अपने शौक के लिए। तो फोटोग्राफी से करते करते होता है ना कि जो सर्कल में लड़कियां या दोस्त होते हैं कि हाँ यार मेरी फ़ोटो खींच दे, तो आई यूज़ टू डू ऐसे फ़ोटो शूट सुन के फिर पोस्ट करता था। तो वहाँ से वो चीज़ पेड शूट्स में बदल गई कि हाँ मेरी विजन थोड़ी सी सही चल रही है। तो देयर इज दिस गाय इन अम्बाला, मेरा दोस्त है सैमी,
वो कहीं ना कहीं ना ऐसे फिल्म मेकिंग कहीं से कनेक्टेड था ऐसे बैक एंड पे, बैकग्राउंड डांसर के ग्रुप में उनके दोस्त थे। तो मैंने कहा कि मुझे ना ऐसे सीखना और काम आगे, क्योंकि उसके बाद ना वो स्टडी वाला सीन तो बिल्कुल हट गया था, क्योंकि मुझे ये था कि चल इंटरेस्ट भी है और दिस इज समथिंग जिसमें मेरा फेस नहीं आ रहा। मैं तब बहुत इनसिक्योर था इन चीज़ों को लेके कि अब पता है क्या, उस टाइम पे पब्लिक में घूमते हुए लोग मुझे ऐसे देखते थे कि लाइक ओ यार ये क्या है। मैं बाल बड़े किए हुए थे, जब उगे थे बाल बाद में, अभी भी कट है पूरा यहाँ तक जहाँ पे बाल नहीं आए हुए, वो सर्जरी मार्क। मैं कैप पहनता था बड़े वाली, तो वो चीज़ फिर भी दिख जाती थी, यहाँ से स्वेल था पूरा ये ऐसे। तो ये जिस पे बीतती है वही जानता है। अरे मतलब बहुत ही अलग। एक होता है चलो अपने आप को शीशे में देखना, पहले तो आपने 18 साल का था मैं 12वीं क्लास तक, 18 साल तक आपने अपने आप को जैसा देखा है, अब आप अपने आप को वैसा नहीं देख पा रहे हो। पहली चीज़ तो वो, कुछ टाइम लगता है शीशे में अपने आप को एक्सेप्टेंस में लाना कि ओके नाउ आई एम लाइक दिस ओनली। फिर जो लोग हमें जिस तरीके से देख रहे हैं वो चीज़ तो काफ़ी टाइम अभी भी कभी कभी हो जाता है कि लोग जब सामने मिलते हैं, अच्छा यार ये मतलब कहीं को दिख जाता है जैसे, तो मैं कहा हाँ यार ये है ऐसे ऐसे, कहते पर नहीं दिखता यार, ऐसे कुछ पता नहीं चलता। मैं कहा ओके। तो हाँ उस टाइम पे फिर क्या हुआ था, मेरे को दोस्त ने बोला, कहता कि फोटोशूट में ऐसा ऐसा है, एंड ये लाइन कुछ ऐसी नहीं कि अगर मेरे को अपग्रेड भी करनी है ना अपने गियर्स, तो बहुत महंगे होते हैं, अब कैमरा लेंसेज एंड ऑल ये वो। तो मैंने कहा यार लेट्स गो इनटू वीडियोग्राफी, मेरे को डायरेक्शन वगैरह और राइटिंग में थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। तो वहाँ से मैंने, एक मेरा फ्रेंड है सैमी, जैसे मैंने आपको बताया, उसका कॉन्टैक्ट था जस्सी गिल के कहीं पे ऐसे टीम में। तो उस टाइम पे फिर मैंने असिस्ट करना शुरू किया है। उनके ना मूवी शूट चल रहा था यहाँ पे, ओ यार आई भी लुट गया मूवी थी यहाँ पे, कलाग्राम में शूट चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं कहा यार ये तो वहाँ पे रश था पूरा, गौर खान और जस्सी गिल। तो हम गए वहाँ पे, तो मैंने उनकी फ़ोटो क्लिक कर दी वैसी, जैसे दूर से वो टेली फोटो लेंस से ना। तो उन्होंने उनको मैंने भिजवा दी, उन्होंने डीपी लगा दी अपने पेज की, जस्सी गिल ने, एंड उन्होंने टैग किया कि क्लिक्ड बाय आशीष। उस टाइम पे फेसबुक था सिर्फ, इंस्टाग्राम पे इतना हाइप अप नहीं था, और इंस्टाग्राम पे सिर्फ फोटो अपलोड होती थी। तो वहाँ पर ऐसे हुआ। तो और गौहर खान ने मुझे ट्विटर पे ऐसे रीट्वीट की थी फ़ोटो। तो तब ना एक ऐसी चीज़ हुई लाइफ में कि यार ओके अब तो लोग थोड़ा वो लाइक्स वगैरह देखे ना कि मेरे नाम क्या कि वो फोटो है, वो मैं कहा मेरे काम का वो रिकॉग्निशन मिल गई, हाँ सराहा जा रहा है कि हाँ यार फोटो। तो मैं कहा इतना कोई यूजलेस चीज़ भी नहीं यार, अच्छी है, तभी उन्होंने डीपी लगा ली है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर इलांटे में हॉपिंस था उस टाइम पे, वहाँ पे उनकी ऐसे वो थी लाइव परफॉर्मेंस वगैरह। तो वहाँ पे दे कॉल्ड मी कि यार वो लड़का यहाँ पे है। तो सैमी को उन्होंने बोला कि अच्छा जो बाहर होता था, हाँ एक लंबा सा था वहाँ पे, ब्रियो स्टेट है शायद, अच्छा वहाँ पे ऊपर इलांटे के टॉप पे ही, ओके। वहाँ से ना ऐसे पूरा दिखता नीचे का वो जो बाहर का एरिया, मतलब वो पूरा हॉप है, वहाँ पे क्लब पार्टीज वगैरह होती थी पहले। तो उन्होंने कहा कि यार उसको बुलाते हैं, हम शूट करते हैं। तो बेसिकली मैं तो फ्री शूट ही कर रहा था उस टाइम, मेरे को तो ये था कि चल दोबारा सिंह की फ़ोटो क्लिक करूँगा। मैं गया वहाँ पर, वहाँ भी शूट वगैरह की मैंने, ऐसे उनको फ़ोटोज़ पसंद आई। तो वहाँ से फिर मैं उनके शूट्स पे जाने लगा, ऐसे कुछ नहीं करना था, ना असिस्ट कर रहा था तब मैं ना कुछ, बस मैं देखने जाता था शूट्स की, फिल्म म्यूजिक वीडियोस या फिर मूवी शूट्स कैसे होते हैं ये सब, ये जो लाइट्स वगैरह ये सब। मैं कहा चलो ठीक है, ऐसे ऐसे किया धीरे धीरे। फिर मतलब कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा बस जाना शुरू पहले किया? 2-3 शूट्स में ऐसे ही गया हूँ। फिर एक डायरेक्टर है शैंटी कन्वर नाम से, अब उनका नाम लिल बिग नाम से है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू आ रहा है तो लेट्स डू ना, ऐसे असिस्ट कर ले मुझे। तो मैंने कहा कि क्या करना होता है उसमें। फिर उन्होंने मुझे काम समझाया सारा। ये मैंने अभी भी पहले भी एक पॉडकास्ट हुआ, मैंने उसमें नहीं बताया था, पर हाँ ये एक्चुअल में ये है कि उन्होंने मुझे ना खुद बोला था कि अगर तू करता ही है तो सीख ले काम, आके क्या वेस्ट कर रहा टाइम। तो तब पैसे भी दिए उन्होंने मुझे पर डे के। तो मुझे याद है अभी भी वो पर डे का AD का मेरे को 2500 मिला था। तो मैंने कहा यार काम भी सीखा और पैसे मिले। मैं कहा सर अगले शूट में काम है मुझे बुला लेना। तो फिर उन्होंने करते करते हमने म्यूजिक वीडियोस किए, नक्षत्र के गाने किए काफ़ी एज ए AD। फिर वहाँ से ही एक विक्रम ढिल्लो नाम से एक डायरेक्टर है जो नेटफ्लिक्स में उन्होंने किया, और उन्होंने पंजाबी मूवी बनाई है वो पिंकी मोगे वाली। तो उनको उनका फ़ोन आया कि हमें एक AD चाहिए। तो शैंटी भाजी ने बोला कि हाँ मेरे पास है, इज डूइंग गुड ऐसे काम वगैरह। तो उनकी म्यूज़िक वीडियोस थी 4-5 प्रोजेक्ट्स के। अकाल के गाने थे, पंजाबी गाने तब बहुत चलते थे कि हाइप में। तो बेसिकली बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब ये था कि वहाँ पे काम करके ना अब एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म पता लगा। तो फिर वहाँ से जब काम सीख के मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोल दिया कि यार आशीष यू डू एडिटिंग ना। मैं कहा हाँ। तो कहते हैं हमें ना ऐसे 30 मोशन पोस्टर्स बनाने हैं। तो मैं कहा 30 मोशन पोस्टर कैसे? तो कहते हैं बस जैसे मैंने ना उस टाइम पे अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कुछ, तो उन्होंने देख लिया था। तो उनके मैंने वो किया, 30 मोशन पोस्टर्स बनाए। उनमें से काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स की भी थी, सुनील ग्रोवर का प्रोजेक्ट था एक आधा ऐसे। तो वो मैंने उनके लिए करके दिए। तो तब मुझे उन्होंने काफ़ी ऐसे पेमेंट भी अच्छी दी, और मुझे लगा कि हाँ ये तो ऑल एंड ऑल क्या था। अब वो एक्सीडेंट जो हुआ था उससे अब तक मेरे को एक लाइन मिल गई थी
एक्सीडेंट के बाद मुझे तो नहीं पता था कि मैं स्टडी में आगे कर पाऊंगा या फिर जॉब कर पाऊंगा कुछ। तो अब एक लाइन मिल गई जिसमें मैं कमा भी पा रहा हूँ और घर पे भी आगे ऐसे आता है चल एक लाइन पकड़ लिया एंड अपने आप ही हो गया सारा कुछ ये वो। तो आई वॉज अर्निंग वेल। उसके बाद मैंने म्यूजिक वीडियोस लीड की हैं और मैंने पंजाबी गाने, एक रैपर है बहुत फेमस यहाँ पे नारसी नाम से, वो धार्मिक गाने को रैप में करता है। आपने गाना सुना होगा पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वो बहुत वायरल हुआ था। तो वो जिसका गाना है उसकी अभी तक की मतलब, अब तो चलो मैं काफ़ी टाइम से किया नहीं, म्यूजिक वीडियोस नहीं करता है, पर उसके सारी म्यूजिक वीडियोस मैंने किए हैं। तो फिर एक होता है ना जैसे उसके मैं पैसे नहीं लिए उसके म्यूजिक वीडियोस करके मैं कभी, जैसे आप मेरे दोस्त हो मैंने आपकी म्यूजिक वीडियो की तो आपकी वीडियो देख के जो आ रहा है उससे हम पैसे वो चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे भाईचारे में वो काम हुआ था। पर ये था कि वहाँ से भी रिकॉग्निशन काफ़ी मिली थी नारसी के थ्रू कि हाँ म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं ये वो। फिर क्या वो करते करते धीरे धीरे अब लगा कि यार वो कि अब ऑन कैमरा कैसे आया जाए ये वो। मेरे बाल बड़े थे इतना भद्दा लगता था ना सर मैं उस टाइम पे, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा बदे क्यों, ऐसा क्यों लगता था? मतलब मुझे ऐसा लगता था पता क्या आफ्टर वो क्या ज़्यादा ये भी होता है कई बार आप कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हो? बहुत बहुत कॉन्शियस, क्योंकि एक तो सिर की शेप वैसी हो गई थी उस टाइम पे तो बहुत एक्सट्रीम थी और बड़े बाल संभालने मुश्किल। नहीं कभी किसी ने आपको गलत ऐसे बोला? कोई नहीं बोलता, पर ना वो देखते ऐसे थे, मुझे पता लग जाता कि यार इनको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ऐसे देख के, क्योंकि तब ना अलग ही था, मतलब बहुत अलग था। अब तो नॉर्मल फेस ऐसे लग भी रहा है पर तब ना ऐसे बड़ा सा था थोड़ा सा। तो आपने कुछ सर्जिकल नहीं ऑटोमेटिक अपने आप ही ठीक हुआ है। अच्छा। हाँ जी, बाय द टाइम ये हो गया था। तो उस टाइम में मैं बहुत कॉन्शियस था, अगर मैं भूल भी जाऊँ ना तो कल मैं बाहर निकलूंगा तो कोई मुझे ऐसे देखा तो मैं फिर अब चाहे आपने मुझे वैसे ना देखा हो पर मैं आपके विजन को देख ना स्ट्राइक करके इन्होंने वैसे देखा होगा मुझे। मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था उस चीज़ को लेके। वो एक माइंड में भी बैठ जाता है। राइट। जब अपने आप को उस हिसाब से खुद देखा हो तो क्या एक कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बट यू लुक वेरी हैंडसम यार। थैंक यू सो मच सर। अब नहीं सोचूंगा कभी। अरे नहीं सीरियसली, मतलब यू कैरी अ वेरी गुड पर्सनालिटी। और अगर आपको कोई कह रहा है तो वो उसकी नज़र में दिक्कत है। अरे सर थैंक यू सो मच सर। और सच में, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्योंकि मैं आपको अपना भी बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो मेरे ना 2 दांत यहाँ पे ऐसे थे। अच्छा। तो वो ना ड्रैकुला की तरह लगते थे। तो मैं बहुत कॉन्शियस होता था, मैं इनफैक्ट बात भी ऐसे करता था, ये स्कूल टाइम की बात है। तो बहुत कॉन्शियस रहता था और हालांकि किसी ने बोला नहीं पर मुझे हमेशा ऐसा लगता था मुझे देख रहे हैं और मेरे पे हंस रहे हैं। तो जब मैंने वो दांत निकलवाए तो उसके बाद भी वो वैसे देख रहे थे। ये तो मैं अपने आप को ऐसे ही समझ रहा था। बट इन योर केस यू नीड नॉट, आप तो हीरो लग रहे हो भाई। थैंक यू सो मच। तो वहाँ से अब लाइफ स्टेबल हो गई है, कमा रहे हैं। तो साथ साथ क्या था, एक टिकटॉक चल रहा था यहाँ पे काफी। हाँ टिकटॉक उस समय। तो आई यूज्ड टू मेक लिपसिंग वीडियोस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के डायलॉग्स मिमिक करना, मतलब लिपसिंग ही करना। तो वो कर करके ना मेरा भाई भी करता था ये, तो तब इसको ज़्यादा वो था कि हाँ ये करना है। तो उसके बाद क्या हुआ, टिकटॉक बैन हो गया। मेरे अच्छे फॉलोअर्स थे, मतलब 4-5 हज़ार तो थे उस टाइम पे। तो टिकटॉक बैन हो गया। मैं कहा यार ओके ठीक है। तो अब रील्स पे आए तो रील्स का क्या सीन था कि रील्स बहुत नया फीचर था इंस्टाग्राम का। रील्स पे क्या था ना, कोई आपको फिल्टर अच्छा मिलेगा। उस टाइम पे टिकटॉक वाज लाइक कि वो आके फिल्टर ने आपके फेस को बिल्कुल अच्छा बना देते थे कि हाँ यार यू लुकिंग गुड। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने वो फिल्टर से आता था। अब रील्स पे नहीं था बिल्कुल भी वो। तो मैंने क्या किया, स्नैपचैट में एक बच्चे वाला फिल्टर होता है जिसमें हमारी दाढ़ी वगैरह हट जाती है और बच्चे वाला फेस आया था बिल्कुल क्यूट सा। मैंने ये मेरी ना इंस्टाग्राम में जो स्टार्ट किया मैंने रील्स बनानी, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट 10 वीडियोस में से एक वीडियो थी जिसमें मैंने ना ऐसे काफ़ी गर्मी पड़ रही थी वहाँ पे चंडीगढ़ में। तो क्या हुआ, मैंने जिस दिन बारिश हुई ना, मैंने सुबह सुबह शूट की वो फिल्टर में वीडियो कि आज चंडीगढ़ के बच्चे ऐसे रिएक्ट करेंगे बारिश को देख के। तो फ्रंट कैमरे से मैंने बना के ना वो पोस्ट कर दी। वो वीडियो अच्छी चलेगी, मतलब आधे दिन में ही, दोपहर तक। सुबह मैंने पोस्ट करी और क्योंकि वो बहुत ऐसे मोमेंट मार्केटिंग वाला सीन था कि अभी हुआ और अभी दिख गया हमें सोशल मीडिया पे ये सीन, तो रिलेट करके। तो वहाँ से चंदन सर, वो पेज था जो चंडीगढ़ बाइट्स, वहाँ से दे कॉल्ड मी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा ओके, मतलब ऐसा कोई बड़े पेज से कॉल आई है तो लेट्स हैव इट। तो चंडीगढ़ बाइट्स के काफ़ी मतलब फेमस फेस रहे हो काफ़ी। हाँ जी उस टाइम पे तो हमने शुरू किया। तो मैं चंदन सर से मिला जब, तो उस टाइम पे इंटरव्यू हो रहा था, तो एक जॉब का इंटरव्यू जैसे होता है, उससे पहले मैंने कभी जॉब नहीं की थी, ये मेरी फर्स्ट जॉब थी। मेरे ऐसे काफ़ी लोग और भी उस टाइम पे होंगे जिनको नहीं पता था, उनको था एक बंदे का पेज होगा और वो पोस्ट करता रहता होगा। पर द वे दे डू देयर वर्क, उनका एक वो है, एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन वे में सुबह न्यूज़ अप्रूव होती है एंड देन कंटेंट अप्रूव होता है, देन वो देखा जाता है कि नॉर्मल लेमन के हिसाब से वो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कोई हर्ट ना हो जाए,
कोई रिलीजन हर्ट ना हो जाए, कुछ भी बहुत चीज़ें हैं वो, क्योंकि कम्युनिटी पेज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक में जो हमारे सीनियर्स जैसे मेरे मॉम डैड हैं, दादा दादी हैं, वो न्यूज़ देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन चीज़ हमें देखने को मिल रही है एडिट पब्लिक होके आ रही है। यस। तो वो चीज़ है, तो वो रिस्पॉन्सिबल सीन वहाँ से तो ग्रैब हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि रील्स बनानी है। मैं कहा ठीक है, आई डू। तो मैं ऑफिस जाना शुरू किया धीरे धीरे। अब क्या था, जो इससे पहले जितना मैंने काम किया था वो इतने डिसिप्लिन मैनर में नहीं था। अब क्या है, मुझे डेली रिपोर्ट्स बना के देनी पड़ रही है। एक ऑफिस में जैसा काम होता है बेसिकली, अपना रिकॉर्ड देना पड़ रहा है, हर चीज़ चल रही है। तो वो चीज़ धीरे धीरे होता है ना, अडेप्ट करता है बंदा कि ओके अब ये करना है, कि हमें सैलरी पे भी काम करना है ये चीज़ का। तो धीरे धीरे वो करना शुरू किया, फ्लो बना एडिटिंग का। तो अब चंडीगढ़ बाइट्स में या फिर किसी भी कम्युनिटी पेज पे अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको पता है आए दिन वहाँ पे ना क्वेरीज आती हैं मैसेजेस पे, या अगर आपका फेस वहाँ से लोग आपको देख रहे हैं। तो जैसे मैं था, मैं पेज का फेस था उस टाइम पे, तो विद इन फ्यू मंथ्स ओनली पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी ऑन ऐसे आउटडोर, ऐसे बाहर। तो क्या हुआ, मार्केट में जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। तो अब मुझे ना पता चल रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, ये चंडीगढ़ बाइट्स की रेपुटेशन है जो मुझे इतना लेवल देगी है एकदम से यहाँ पर। अच्छा, एक दिन ऐसा था 34 की मार्केट में मैं घूम रहा था, एक फैमिली थी, तो एक छोटा सा मतलब बच्चा था, तो 2 भाई बहन थे, वो मेरे पास आए कि भैया एक फ़ोटो। मैं कहा है फ़ोटो में क्यों? तो वो आंटी कहते आपके वो ब्लॉग बहुत देखते हैं, हम एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं वो फूड की कहाँ खाने में। अच्छा, तो मैं उन्होंने फ़ोटो कराई, मैं ऐसे लॉस्ट ही था उस टाइम पे। तो पहला फैन मोमेंट था। हाँ, मैं घर आया, लेट में यार ये हुआ आज मेरे साथ। और स्ट्राइक कर रहा हूँ मैं। वो दिन जब मैंने शीशे में देखा था अपने आप को, वो जो मेस्ड अप सा फेस आफ्टर एक्सीडेंट वाला सीन, मैंने कहा यार अगर एक नॉर्मल बंदा कैमरा कॉन्शियस होता है स्टार्टिंग में, जैसे आप हो या कोई भी है, मेरा भाई है, तो क्या सीन है, आप एक स्केल है 0 1 2 3, इधर माइनस है सारा कुछ, तो आप 0 पे हो, तो आप अपने आप को 1 2 पे ही देखोगे। अभी आप उसमें कॉन्शियस होगे, फिर धीरे धीरे ओवरकम करके आप कंटेंट बनाना शुरू करोगे। लेकिन मैं क्या था, मैं 0 से पहले नेगेटिव में गया हूँ, मेरी लुक चेंज हुई है पहले पूरी। एंड देन ये दिन जो मेरे को आज लोगों ने पहचानना शुरू किया हो, तो ये तो मैं और किसी का क्या ही कहानी सुनूं टेडेक्स की, कि मेरी खुद की कहानी इतनी वो मोटिवेट कर गई मुझे कि ओके अगर मैं वो वहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, तो ये कोई बड़ी डील है ही नहीं किसी की। तो जैसे अब कंटेंट क्रिएशन की बात की आपने, उस समय एक कम्युनिटी पेज के हिसाब से जब काम करना शुरू किया, थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। बिल्कुल। उसमें अगेन जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर और भी ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे एडिटोरियल्स होते हैं, तो उस तरह से ही काम होता है। बिल्कुल। सो व्हाट इज़ दैट थिंग जो आपने सीखा, जो आज की डेट में बहुत काम आ रहा है आपको कंटेंट क्रिएशन को लेके, और जो लोगों को भी सीखना चाहिए? सब मेरे ख्याल से तो अगेन सोशल मीडिया एक जॉब की तरह लो इसको, अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो इसमें। तो वहाँ से मुझे कंसिस्टेंसी का सीन पता लगा कि एक्चुअल में वो पे बैक आपको तब करेगा जब आप वहाँ पर अच्छा टाइम दे रहे हो। तो डेली पोस्टिंग वगैरह वाला सीन था, डिसिप्लिन वे में चलना, उस चीज़ को सीरियसली लेना। लोग कंटेंट क्रिएशन को सोचते कि चल वीडियो पोस्ट करनी है, पर नहीं, स्टडी योर ऑडियंस, स्टडी द रीजन, जितने लोग वहाँ पर, आपके एज ग्रुप क्या है, फिर कितने टाइम पे लोग कितने एक्टिव हैं आपके आउट ऑफ योर फॉलोअर्स, वो चीज़। फिर पब्लिक, एक ना क्रिएटर का ना स्टार्टिंग का बहुत एक वो डाउट रहता है कि हम यार ये मेहनत करके पोस्ट कर रहे हैं लेकिन ये चल नहीं रहा है। सीन ये कि एक क्रिएटर को ना ये ही नहीं करना है कि मैं क्या पोस्ट करना चाहता हूँ, उसको ये देखना कि उसके फॉलोअर्स क्या देखना चाहते हैं। ये दो एक डाउटफुल चीज़ें हैं जो अगर वो क्रैक कर गया तो मतलब वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलना चाहिए। Yes. हम कई बार सप्लाई वो कर रहे हैं जो हमें ठीक लग रहा है। हाँ, तो वो चीज़ ऐसी थी कि हम पहले मेहनत करी जा रहे हैं, पर पब्लिक हमें देखी एज अ फूड ब्लॉगर रही है बिकॉज ऑफ वो। जब आफ्टर चंडीगढ़ बाइट्स मैंने अपना कंटेंट शुरू किया तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ यार आई कैन डू दिस फिल्म मेकिंग। किसी को पता नहीं था कि मैं फिल्म मेकिंग कर चुका हूँ पहले। वो देख रहे थे कि हाँ ये वीडियोस बनाता है, ये एक्सप्लोर करवाता है हमें फूड वगैरह या फिर न्यू प्लेसेस। आपने एक ऑफ कैमरा और चीज़ बोली थी कि कंसिस्टेंसी इन द टाइप ऑफ कंटेंट बहुत मैटर करता है। जब आप वेरिएबल कंटेंट डालते हो तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है पेज पे। अदरवाइज अगर आप एक ही तरह का कंटेंट, अगर एक टाइप का कंटेंट डालते हो तो द ऑडियंस नोज कि यार ये आएगा, एंड वो उसमें सो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एल्गोरिथम। जैसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर अभी बडिंग अप कंटेंट क्रिएटर है तो उनकी मेन फाइट रहती है कि क्या बनाएं, क्योंकि आजकल तो इतने निशेस आ गए हैं ना कि आप कुछ भी वीडियो पर वो एक, अब क्रिंज इज ऑल्सो अ निश बेसिकली। क्रिंज इज ऑल्सो अ निश। क्रिंज बीइंग मतलब क्रिंज चलता है, बहुत चलता है, सच में चलता है क्योंकि एक टाइप ऑफ कंटेंट में ही आ गया क्रिंज भी। कि चलो अगर कुछ लोग, अगर मैं एक ग्लास से पानी पी रहा हूँ, बस मेरा पानी पीने का तरीका कुछ अलग हो गया, बस वो लोग देख के फन मतलब हंस रहे हैं, बस ये सीन है। पर वो हर रील फिर उस तरह की हो। राइट, एक निश हो। जैसे सीन ये कि अगर मैं सिर्फ फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने पेज पे, तो उनमें से एक फूड मेरा ब्लॉग वायरल होगा, 1 बिलियन चला गया अगर,
तो वहाँ से लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया। कैसे? उन्होंने मेरी प्रोफाइल विजिट की, उन्होंने देखा ये हर दूसरे दिन एक नया फूड हमें एक्सप्लोर करवा रहा है लोकल एरिया का, तो वो कहते हैं कि हाँ यार इसको फॉलो करो। अगर वो वायरल रील आपकी हुई 1 मिलियन वाली, अगर वो आपके पेज पे आया उस रील से, उसने देखा यार कल तो उसने कुछ और पोस्ट किया हुआ था, ये फूड तो यही वीडियो वायरल हुई है बस इसकी एक, तो वो फॉलो करेगा ही नहीं आपको। बट एक कोई कंटेंट क्रिएटर आपको फॉलो करे उसके लिए वो क्या क्राइटेरिया होता है? सर मेरे साथ हुआ है ऐसा, क्योंकि देयर लॉट ऑफ पीपल जो कंटेंट क्रिएटर हैं अच्छे, मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, दे डू फॉलो मी। एंड मैं एक किस्सा भी शेयर करूँगा। क्या होता है, जब मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज वीडियो करनी शुरू की ना, जिसमें मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, एक सीन दिखा रहा हूँ, उसमें लास्ट में एक मोरल दे रहा हूँ, बेसिकली एक जैसे थिएटर प्ले होता है, बेसिकली उसको एक कॉम्पैक्ट वे में हम फिल्म की तरह दिखा रहे हैं कंटेंट को, मैंने वो किया था। तो उसमें क्या होता है, एक ऑडियंस मुझे फॉलो इसलिए कर रही है क्योंकि उनको खाना चाहिए कुछ अच्छा। कल को अगर वीकेंड पे वो फैमिली के साथ जाएं तो उन्होंने बस मेरी प्रोफाइल खोलनी है और वो सर्च करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या है मिल रहा है ना, वो उस वे से मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उन कंटेंट क्रिएटर्स ने जब मुझे फॉलो किया तो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा बना रहा हूँ कि ताकि वो देख रहे हैं मुझे कि यार ऐसा बनाएंगे हम, या फिर लेट्स कोलैब, वैसे वाला सीन कि वो मेरे से कोलैबोरेशन करेंगे, उनको मेरा कंटेंट अब पसंद है, मतलब दे लाइक इट एंड दे वांट टू मतलब काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम यू। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लर्न करना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। राइट मतलब कॉपी करना चाह रहे हैं। हाँ जी काइंड ऑफ वो चीज़। पर मैं बोलूँगा नहीं ऐसा कि वो, मैं बताता हूँ ना सर, एक ना दिस गाय से मुंबई का है वो, तो उन्होंने क्या, मैं और मेरा दोस्त एक सफ़ीक, तो ही इज़ एंकर, तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमें कंटेंट देख रहे थे, उसने फॉलो किया हुआ था उस बंदे को, तो वो कहता है यार इसका मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा हाँ यार अच्छा कंटेंट है। तो ऑब्वियसली वो कोइंसिडेंटली क्या हुआ, 2-3 दिन बाद उस क्रिएटर ने मुझे फॉलो कर दिया, तो मैंने सफ़ीक को कहा सफ़ीक ये देख उसने मुझे फॉलो किया है, कहता हाँ यार ये तो वही, मतलब ऐसा हो गया था। और हाँ, टेक्निकली अगर कोई कंटेंट क्रिएटर आपको फॉलो करे जिसका सिमिलर नीश है तो खुश होना चाहिए या काइंड ऑफ चौकन्ना होना चाहिए? मैं तो खुश होता हूँ सर। अच्छा, मतलब चौकन्ना तो क्या पता, क्या जैसे अब मेरा क्राफ्ट है वो मेरा अपना क्रिएट किया हुआ है, हाँ, मैंने लिखा खुद है, मैंने मतलब वो उसको पैदा ही मैंने किया है। तो अब कॉन्सेप्चुअल वीडियोज इज काइंड ऑफ थिंग जो कॉपी करनी आसान नहीं है, अगर करेगा कोई कॉपी तो वो टैलेंटेड होगा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि ना सर स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, शूटिंग, एडिटिंग वो सब ज़्यादा ही लगता है उसमें। अब एक फूड ब्लॉग इज समथिंग अगर मैंने एक अलग तरीके से कर दिया तो शायद कोई भी वो कॉपी कर लेगा, क्योंकि उसमें इतना एफर्ट नहीं है कहीं ना कहीं। कॉन्सेप्चुअलाइज जैसे आप फिल्म बनाते हो, ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, इसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल आर इन्वॉल्व, एडिटर है, ये है, वो है, चीज़ें, सॉफ्टवेयर है, स्किल्स हैं, वो सब चीज़ें हर एक कॉपी करने की बस की भी नहीं है। तो कर हाँ नो एग्जैक्टली, ये जो आपने बात बोली ना कि इट इज़ ईजियर, इट इज़ मोर डिफिकल्ट इन डूइंग देन व्हाट वी परसीव एंड व्हाट वी सी। Yes. तो एंड क्या होता है कि एक और चीज़ है जो मेरे फादर ने मुझे बचपन में एक बार बोली थी, वो आज तक जहन में है, कि अगर लोग आपको कॉपी करने लग जाए इसका मतलब कोई बहुत बढ़िया चीज़ अच्छा कर रहे हो। सही बात है, ये तो है सर, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आई स्टार्टेड इन चंदिका बाइट्स ना, मैंने बोल के कंटेंट बनाना शुरू किया था। एट दैट टाइम ना बोल के बहुत कम लोग एक्टिव थे यहाँ पे, कि ऑन कैमरा दे आर बोल के ऐसे बात करें, जैसे आरजे बोलते हैं ना, मुझे वो वे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि मेरे एक दोस्त है आरजे विशाल, वो मिर्ची में थे पहले, अभी भी है, मतलब दिल्ली में है वो, तो वो भी कंटेंट क्रिएटर है, बोले बहुत वीडियो वायरल हुई है उनकी भी, तो मुझे उनका बोलने का वे बहुत सही लगता था, मैं ट्राई करता था घर पे। कुछ करेंगे ट्राई कभी? बस यही, जैसे सर मैंने बहुत हाइप अप किया, हे गाइस डू फॉलो मी, ये वो ऐसे करके, जैसे एक मेरा यूट्यूब व्लॉग का ऐसे स्टार्टिंग है जो मैंने बना रखी है, वो ऐसी है कि हे गाइस हाउ आर यू, माय नेम इज आशीष एंड होप यू आर ऑल आर वेल। सो ऐसा एक स्टार्टिंग है जो बेसिकली जो हाइप्ड अप वे, जो वो बोलने का वे है, जो आरजे से नहीं लिया मैंने वो चीज़। वो थोड़ा सा होता है, कैसे हो दोस्तों, हाँ मुझे फॉलो करो, अगर अच्छा कंटेंट चाहिए रात को सोने से पहले आप स्क्रॉल करो रील्स, उस बीच एक रील ऐसे आ जाए तो मतलब रुकेगा ना, वो एक वो एलिमेंट था, मेरे को हाँ हुक की तरह काम करता है, एनर्जी हाइप्ड अप होती है ना, वो आपको टेंशन ले लेती है, वो पास होती है वो चीज़। यस यस, तो वो चीज़ मुझे वहाँ से आई है कि हाँ ये आरजे वाला सीन नाइस। तो वो, और पहले तो मेरा ऐसा सच में, ये भी जो बडिंग अप क्रिएटर्स जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत सही एक वो है एग्जांपल, कि मैं पहले बोलने में बहुत अलग था, मेरी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम थी, अभी भी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ कभी कभी, पर जब मैं कंटेंट बनाता हूँ मैं बहुत ऐसे क्लियर बोल लेता हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन, वॉइस ओवर्स वगैरह सब कुछ ऐसे वर्ड्स आपके क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। आई कैन अंडरस्टैंड के वो रही होगी, क्योंकि बीइंग ब्रॉडकास्टर तो हमें वॉइस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा दी जाती थी, तो वो मैं समझ पा रहा था कि आपको पहले ज़रूर होगी, पर यू हैव ओवरकम दैट, एंड दैट माइट बी बिकॉज ऑफ योर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एज वेल, जो वो भी एक कई बार रीजंस होते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि आजकल अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, और वो हर तरह का कंटेंट आता है। आप जब स्क्रॉल करना शुरू करते हो तो
एक वीडियो कुछ और आई, दूसरी कुछ और आई, इमोशंस भी बहुत वेरी करते हैं। रैंडम, हाँ जी। अब जब इतना अटेंशन स्पैन कम हो रहा है तो क्या आपको लगता नहीं कि ये जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हो, अनटिल अनलेस के किसी का फ्लो बन जाए और वो ट्रैवल कर रहा हो, तो वो अब स्लोली फेड डाउन होगा? बहुत बहुत फेड डाउन होगा सर, क्योंकि पता क्या, जो लोग पहले यूट्यूब कंज्यूम करते थे ना, अब वो भी इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। जैसे हमारे घर में जो सीनियर्स हैं वो भी बस रील्स पे आते हैं रात को सोने से पहले। अब पहले हम पूरा परिवार बैठ के यूट्यूब देखता था। कोई भी हम कोई फूड ब्लॉग लगा लिया, जैसे दिल्ली के लोग हैं जो बड़े वीडियोस अभी करते हैं। फिर कोई अंकल है जो एक वो ट्रैवल करते रहते थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है, पर मैं पापा मतलब हम सारी फैमिली हम देखते थे उनके वो ट्रैवल कंटेंट देखते थे। तो अब क्या है, अब हम नहीं देखते हैं वो। अब क्या होता है, संडेज को कभी कभी पापा अपने रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, मम्मी अपना ऐसे फ़ोन में लगे हैं, हम सारे ऐसे रील्स ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक क्रिएटर को ना ये स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि वो अपने आप को प्रमोट इंस्टाग्राम पे भी करे, पर फॉर यूट्यूब इनकम ऑल्सो, क्योंकि क्रिएटर को कमाना भी तो है उसमें। तो यूट्यूब पे भी फुल टाइम दे और उस चीज़ को प्रमोट स्मार्टली इंस्टाग्राम पे करे। जैसे आपका पॉडकास्ट का एक पोर्शंस होंगे जो आप रील्स में डालते हो हुक के साथ, वैसे स्मार्ट स्ट्रेटजीज हर क्रिएटर को अपनानी चाहिए कि लाइक अगर मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में कोई स्किट वीडियोस कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं उसका कुछ हुक निकाल के इंस्टाग्राम पे पाऊँ विद एक जिससे लोग वो लॉन्ग फॉर्म पे हाँ यार ओके लेट्स सी इसका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्या है। जो मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ ना आपको, वो मैंने प्लान वो स्क्रिप्टिंग उसकी ऐसी ही की है कि लाइक उसका फर्स्ट 6 एपिसोड्स हम इंस्टाग्राम पे ड्रॉप करेंगे एंड देन सेकंड सीजन उसका यूट्यूब पे ड्रॉप करेंगे। ओके, ताकि लोगों को वो क्यूरियोसिटी रहे आने की यहाँ पर। ओके, एक बारी एंगेज कर देंगे। राइट। एंड जब हम बात करते हैं अभी कंटेंट को लेके, तो सबसे पहले माइंड में या तो इंस्टाग्राम आता है या यूट्यूब आता है। पर प्लेटफॉर्म्स तो और भी बहुत हैं, जैसे लिंक्डइन है। लिंक्डइन इज फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स। पर्सनली मुझे लिंक्डइन बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे जो कंटेंट मैं कंज्यूम करता हूँ, एक तो वो ऑथेंटिकेटेड होता है, वैलिडेटेड होता है, इवन द पीपल हु आर ऑन लिंक्डइन तो कहीं ना कहीं वेरीफाइड ही होते हैं एक तरह से। ऑल प्रोफेशनल्स आर देयर। हाँ जी। सो वन इज दैट पॉइंट जिस वजह से मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके अलावा एक्स जिसे ट्विटर कहते थे, हाँ जी। तो एक्स पे भी एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल होता है एंड दोज काइंड ऑफ पीपल अर्लियर दे यूज्ड टू से दैट वी आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम, बट मैं अब देख रहा हूँ वो लोग भी इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। सब है मेरे ख्याल से ना। पहले ना सेक्शंस डिवाइडेड थे। लिंक्डइन था अलग, जो ऑडियंस सिर्फ लिंक्डइन पे है। फिर जो आपने बताया एक्स ट्विटर, वो मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जो ट्विटर ही चलाते थे सिर्फ, और कुछ भी नहीं थे। लेकिन अब क्या है, हर सेक्शन का हर बंदा इंस्टाग्राम पे तो है ही। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना सर अब हर नीश आ रहा है। अगर मेरी फीड समझ लो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा की, लाइक बहुत ही यूजलेस कंटेंट वायरल हो रहे हैं आजकल। बहुत ही ऐसे कुछ भी बनाया हुआ है जो छोटी सी एक चप्पल फेंक दी, वो कहता कि कल आके व्यूज़ देखना। अब उस बंदे ने ऐसा क्यों बोला कल आके देखना? क्योंकि उसके लोग सर्च करके आएंगे, या फिर उस टाइम पे ना अब जब हम फीड में देख रहे हैं ना किसी की रील, तो हमें व्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं उसके, हमें लाइक्स और कमेंट दिखता है, वो जो 3 बटन साइड में होते हैं, शेयर, लाइक और कमेंट। अब उसने बोला अभी व्यूज़ चेक कर लेना, उसको पता है मैं प्रोफाइल खोल के और व्यूज़ चेक करूँगा। वहाँ से एल्गोरिदम ने क्या देखा कि इसकी प्रोफाइल खोली जा रही है, वो रील आके पुश होगी। 100 में से 100 ने उसकी प्रोफाइल खोली है, और फिर उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कल भी आके उसकी प्रोफाइल खोलेंगे व्यूज़ देखने के लिए। तो वो उसने स्ट्रैटेजी अपनाई कि हाँ चल कि एक बार ये चीज़, और वो होती है वायरल चीज़। और कौन से प्लेटफॉर्म पे, एक्स पे और लिंक्डइन पे भी पैसे कमाए जा सकते हैं? सर सच बताऊँ मुझे इनका आइडिया नहीं है। एक्स का तो नहीं पता है, लिंक्डइन का अगेन वही प्रमोशनल स्टफ कहीं ना कहीं है, एग्जिस्ट करता है। किसी ऑफिस या ऑफिशियल फर्म्स की करते हैं वह चीज़ें। पर हाँ मेनली मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ही पता है। और किसी भी क्रिएटर के लिए मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि यूट्यूब सबसे हार्डकोर चीज़ है जो करनी चाहिए। जो तीसरा जिसकी बात हम नहीं कर रहे, जहाँ से शुरुआत हुई थी, वो फेसबुक। हाँ जी, तो सही बात है। भूल ही गए। तो फेसबुक क्या अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है या इज इट डाइंग डाउन? नहीं, मतलब अगर मैं आपको वो थ्रेशोल्ड की बात करूँ ना, पेमेंट थ्रेशोल्ड की, वो यूट्यूब से ज़्यादा पे करता है फेसबुक। जो फेसबुक पेजेस हैं, मेरा फ्रेंड है वही सैमी, वो फेसबुक से अर्न करता है। उनका पेज ऐसे अंबाला बाजी नाम से, वहाँ पे वो कंटेंट बनाते हैं, क्या रेगुलर कंटेंट, कोई भी कहीं भी कुछ चीज़ गिर गई, कुछ हो गया, मतलब कुछ फ़नी चीज़ें होगी, वो डॉग्स की बहुत सेवा करते हैं, तो वो पोस्ट करते रहते हैं। तो उसने मुझे बताया, कहता है आशीष यार फेसबुक पे आ, तू वो कर। मैं देखी है सॉरी, और हाँ जी के डॉग्स को खाना खिलाते हुए। हाँ नहीं, वो तो मैं अपने प्यार से किया, ऐसे कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, 10,000 फॉलोअर्स से मैंने ऐसे लोगों का किया था, खाना खुना से हमने लगाया था। 20,000 फॉलोअर्स से मैंने वो डॉग्स का किया था, ऐसे खुद बना के। हाँ जी, वो तो वैसे था जनरल, पर हाँ वो चीज़ें हैं, वो वैसे ही करता है लड़का वो बोला। तो वो फेसबुक से अर्न करता है। तो उसने मुझे बताया कि हाँ देयर इज अ वे कि फेसबुक पैसे देता है। फेसबुक पेज पे कंटेंट बनाते हैं, अगर
एक तो आईडी है, फेसबुक अकाउंट है, एक फेसबुक पेज है जो मेटा से कनेक्ट होता है मेरे ख्याल से, वो इंस्टाग्राम से। तो वो फेसबुक पेज पे अगर आप में से जो लोग देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोग होंगे जो फेसबुक पे एक्टिव होंगे अभी भी, क्योंकि जो फेसबुक की ऑडियंस है ना वो अभी भी वो है जो कट्टर ऑडियंस होती है ना, जैसे हमारे फादर साहब कहीं पे कोई बंदे जो सीनियर लोग हैं वो अभी फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो पहला सोशल मीडिया उनको लगता है वो ऑथेंटिक है, इंस्टाग्राम खराब है। वो चीज़ है। वो अगर फेसबुक पे कोई ऐसे वो ट्रैश ऐड भी दिखेगी ना, कि हाँ जो फेक वो बेचने वाले होते हैं, जैसे होम शॉपिंग होता था पहले, वो अलग अलग, वो ट्रस्ट करके ऑर्डर कर लेंगे वहाँ से। उनको इंस्टाग्राम पे ऑथेंटिक चीज़ गलत लगेगी, तो वो चीज़ है, उनको वो रमी हुई है कि हाँ यार ये चीज़ हमारे टाइम की तो अच्छी होगी। है तो सारा एक ही फैमिली का, एक है हाँ। तो आई थिंक वो होता ना कि यहाँ नहीं तो वहाँ आगे, वहाँ नहीं तो यहाँ आगे। अरे मेरे पापा के आए दिन पार्सल आते हैं और वो रिटर्न पे जा रहे होते हैं फेसबुक से परचेज करके, कहीं से भी करते हैं, मतलब हमें पता नहीं, पर हमें पता कि हाँ डिलीवरी बॉय आया तो रिटर्न के लिए आया, तो ऐसा होता है। तो हैव यू रियलाइज्ड कि ये अभी जो जनरेशन जो अभी 60s में है वो ज़्यादा ग्लू हो चुकी है इससे? मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि एक तो ना ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, ये जनरेशन गैप ना अलग ही हिट कर रहा है। अभी मिलेनियल्स हैं, 90s किड्स हैं, फिर अब जो जेनजीज आ गए हैं। अब जो जेनजीज और हमारे पेरेंट्स हैं, इनका तो सर तालमेल बिठाना पर मुश्किल हो गया है। ये एक दूसरे के साथ व्यूज़ नहीं शेयर कर पा रहे, अगर कर भी पा रहे तो समझना मुश्किल हो रहा है इनकी। यस, क्योंकि बहुत ही अलग मतलब मैं जिस टाइम मतलब उसमें पढ़ा हूँ, मतलब पला बड़ा हूँ, मैंने आधी लाइफ बिना फ़ोन के भी जी है। आउटडोर गेम्स वाली लाइफ है मेरी, और आधी अभी ऐसी है कि मैं बिना फ़ोन के एंजाइटी प्रेशर्स हो जाता है कभी कभी कि नहीं यार फ़ोन कहाँ है ना, ऐसे वाला। ये लाइफ भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और वो भी कर चुका हूँ जब फ़ोन नहीं था और फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। क्योंकि 90s में जो बड़े हुए हैं उन्होंने कंचे भी खेले हैं, एग्जैक्टली उन्होंने वो पिट्ठू गरम भी खेला है और अब पूल खेल रहे हैं है ना, वो फर्क आया है। वो पूल भी जरूर खेला हमने, वीडियो गेम्स भी खेली है, बट वो अब क्या हो गया कि वो फोन पे इतना कुछ आ चुका है। पहले क्या होता था कि वो जैसे गेमिंग पार्लर्स जाना पड़ता था, फिर भी हम सोशलाइज होता था, मिलते थे। अब वो चीजें चेंज हो गई हैं, अब तो घर बैठ के एयरफोन लगाए, वो कनेक्ट हो गए, वो खेल रहे हैं इकट्ठे होकर गेम। तो क्या फेसबुक पे वो वही ज़्यादा जनरेशन है अभी भी जो 60+ वाली? वो तो रहेंगी सर, मुझे ऐसा लगता है अभी आने वाले कुछ टाइम तक वो रहेंगी, जब तक बिल्कुल ही उनका ट्रस्ट चेंज नहीं होता। मेरे ख्याल से देयर आर पीपल जो चेंज हो चुके हैं, जैसे मेरे घर वालों को पता कि हाँ वो मेरी रील्स देखता है तो इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं अच्छे से, वो अब थोड़ा कम हो गया फेसबुक उनका, पर पहले तो पूरा हार्डकोर फेसबुक ही चलता था उनका भी, लाइक हाँ ये वो। तो अब तो उनको लगता है, जब मेरे पापा भी स्टार्टिंग में बहुत ऐसे मतलब अगेंस्ट तो नहीं बोल सकते, पर ऐसा होता है ना कि लाइक गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान कहता है कि यार ये सेटल चीज़ है और तू कर ले, ज़्यादा क्यों भसड़ने पड़ना है इधर उधर। तो उनको जताना कि भाई ये काम भी सही है, मतलब हो सकता है बढ़िया। वो ऐसा हुआ था एक दिन, मुझे पापा ने बताया था कि उनके किसी हाईकोर्ट में कलीग ने किसी ने स्टोरी लगाई हुई थी मेरी वीडियो की, तो दे सेड कि हाँ ये तो मेरा बेटा ऐसे ऐसे कोई बात हुई थी। तो उनको तब ऐसे बाहर सुनने में तो घर वाले इंडियन पेरेंट्स ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं मेरा बेटा। हाँ अभी कुछ दिन पहले हम गए हुए थे बाहर, तो एक अंकल ने मुझे बोला कहता अरे कंटेंट बना रहा क्या? मैं कहता नहीं वैसे घूम रहा हूँ। तो पापा साथ में करते, मैं कहा पहचाना अंकल ने मेरे को। तो पहली बार ही हुआ उनके सामने अब तो। पर हाँ उनको ऐसे, जब इंडियन पेरेंट्स का क्या सीन है, तो थोड़ा से कोई बोलता तो हाँ ज़्यादा फर्क पड़ता है उनको। तो अभी बदलाव आ गया है घर पे, अब तो दे आर लाइक कि ठीक है डूइंग गुड। तो हाँ वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अब। क्योंकि एक टाइम था, ट्रांजिशन था, तो जब जो भी कंटेंट बनाते थे तो कहते विले काम है, वही ना स्टार्टिंग में समझाना। अब आज भी वो ये जेंजीज अगर समझा पाए अपने पेरेंट्स को तो समझा लेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत तो फाइट रहती है। एट लास्ट तो जब कमाई शुरू हो जाएगी बच्चे की तो पेरेंट्स मान ही जाते हैं, उनको क्या चाहिए बस बच्चा सेटल हो जाए। अब वो फाइट कैसे वो कर रहा है वो उसी को पता है। वो बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप हम समझा नहीं पाते या फिर वो समझ नहीं पाते। वो भी सोचते हैं यार ऐसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, जॉब लग तो अच्छा पैसा कमाए, पर मंथ आएगा तेरे पास। मैं नहीं ये तो पर डे हो सकता है। तो वो सीन है, वो समझाना थोड़ा मुश्किल, पर डे हो सकता है। राइट। तो अभी इसके अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए? सर स्नैपचैट इज समथिंग जो पे करता है। अच्छा स्नैपचैट पे करता है। वहाँ पर जो हम फिल्टर यूज़ करते हैं, तो एक देयर इज दिस ऐप, कोई मुझे नाम नहीं पता, वहाँ से हम फिल्टर बना के वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन जैसे आपने देखा होगा ना रिपब्लिक डे आता है तो वो रिपब्लिक डे वाले फिल्टर आ जाते हैं उसमें अलग अलग, इफ यू यूज स्नैपचैट। तो वो स्नैपचैट के फिल्टर बनाए होते हैं और जितने लोग यूज़ करते हैं और पोस्ट करते हैं वो उनके स्नैपचैट के पैसे बनते रहते हैं, जो उसका वो है क्रिएटर। तो उसमें उन फिल्टर्स वालों का क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि तो फ्री होते होंगे, मैक्सिमम फ्री होते हैं, पर बिकॉज ऑफ मतलब स्नैपचैट उनको पे करता है कि हाँ तुम यहाँ पे बना रहे हो हमारे फिल्टर्स। तो एक तरह से वो ऑडियंस इकट्ठी कर रहे हैं। राइट। और एक उस पे जैसे रील्स है ना, ऐसे स्पॉटलाइट है वहाँ पर। स्पॉटलाइट, यस, उससे पे होता है, मतलब जैसे अगर ज़्यादा वायरल होते रहते हैं वहाँ पर स्नैपचैट की ऑडियंस बनाना थोड़ा टफ है, क्योंकि बहुत जैसे 100 में से 95 पीपल आर ऑन इंस्टाग्राम
और 70% पीपल यूट्यूब पे हैं, पर स्नैपचैट पे बहुत कम लोग हैं जो टाइम देते हैं। लोग स्टोरी या स्ट्रीक बनाते हैं, वो पोस्ट करके छोड़ देते हैं। पर अगर स्पॉटलाइट पे आप जाओगे ना, वहाँ पर भी फीड है प्रॉपर, वहाँ भी आती हैं चीज़ें, मतलब लोग पोस्ट करते हैं रेगुलर, वहाँ से पेमेंट बनती है लोगों की। मैंने आज से 2 साल पहले कोशिश की थी मैं सिर्फ 15 दिन ही रह पाया मैं कर ही नहीं पाया अभी तो ऐसा सीन हो गया है, वहाँ पे ना सर स्ट्रीक बनती है। हाँ। हम दोनों एक दूसरे को अगर मैसेज में स्ट्रीक मीन्स कि हम रोज एक फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं किसी को। हाँ। जैसे मैंने अपनी नहीं, चाहे कुछ भी, जैसे मैंने आज पॉडकास्ट की भेजी है, यहाँ पे एक सेटअप की भेजी है, मैंने स्ट्रीक भेजी है लिख के कि पॉडकास्ट टुडे, तो वो सिर्फ मेरे सिलेक्टिव लोगों को गया है। जैसे मेरे फ्रेंड में 10 लोग हैं, तो वो 10 लोगों को इनबॉक्स हुआ है, तो वो 10 लोग मुझे कल भी भेजेंगे। ऐसे हम रोज अगर एक एक भेजते रहेंगे तो वहाँ पे पॉइंट्स बनते हैं। वो पॉइंट्स का हमें कुछ पे बैक नहीं हो रहा है, बस वो ऐसे है कि मेंटल में कि हाँ स्ट्रीक बन रही है हमारी एक क्या हुआ एक दिन मेरी स्ट्रीक टूट वो मिस होगी, तो जब हमारी मिस हो जाती है ना स्ट्रीक, तो वहाँ पर एक ना आर ग्लास का वो लोगो आ जाता है कि अगर एक दिन और तुमने मिस किया वो स्ट्रीक नंबर हट जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो एक दिन मैं मिस कर गया, मेरे दोस्त का फोन आ गया था, स्ट्रीक भेज जल्दी से। मैं कहा इतना सीरियस क्या है इसमें लोग इतने सीरियस है। वो फोन कर रहा खाना खाते हुए, मैं कहा अच्छा भेजता। फिर मैंने ब्लैक ऐसे खाली कैमरा बंद करके स्ट्रीक भेज दी उसको, फिर वो नंबर वहाँ पे आ गया। मतलब ये उलझाने के बड़े सही तरीके निकाले हुए। मैं भी एक टाइम पे सोचता कि मैं कहाँ टाइम होता लोगों पे, पर मैं भेजता हूँ स्ट्रीक मैं खुद भेजता हूँ। तो हाँ, तो ये जो थ्रेड्स आया है, थ्रेड्स क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है मतलब इंस्टाग्राम से? थ्रेड्स ना काफ़ी ट्विटर की तरह ही है, पर लोग मेरे ख्याल से ना लोग उसको उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर बहुत ही ऐसे ट्रैश चीज़ है, और मेरे ख्याल से लोग एक्टिव नहीं है वहाँ पे इतने, जितना मेरी नॉलेज में है। लोगों को वो यूज़ करा जा सकता था, जैसे ट्विटर था ना, ट्वीट करते थे, वैसे वो थ्रेड्स आया था। पर मेरे ख्याल से अभी मैं इतना ज़्यादा घुस नहीं पाया। मेरा अकाउंट है वहाँ पर मैं वहाँ पे पोस्ट नहीं करता। जैसे इंस्टाग्राम में जब पोस्ट करता हूँ ना मैं, तो इंस्टाग्राम से ऑलरेडी वहाँ पे कनेक्टेड है, तो पोस्ट हो जाता है अपने आप। पर जैसे जो आप कंटेंट बना रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स वही है जो 5 मिनट के लिए आते हैं और आधा घंटा लगा जाते हैं। तो अगर मतलब हम अगर कहते हैं ना कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी में मुझे लगता है कि इस बारे में बात होनी चाहिए। Right. कि टाइम ज़्यादा उस पर ना लगाया जाए और एक बचा जाए ये टू मच ऑफ स्क्रोलिंग से। जी। तो क्या करना चाहिए किसी को ताकि वो उतना ही कंटेंट देखें और जो क्रिंज कंटेंट से बचे? मेरी ये कोशिश होती है कि क्रिंज कंटेंट से बचना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। और वो क्या होता है कि एंड यू आर इनडायरेक्टली प्रमोटिंग नॉनसेंस ऑन सोशल मीडिया। राइट। वो जो क्रिंज कंटेंट की रीच बढ़ाने का सबसे मेन रीज़न ये भी है कि जो लोग फ्री टाइम पे स्क्रॉल कर रहे हैं ना, वो हर कंटेंट देखते हुए जा रहे हैं, हर कंटेंट। एंड मेरा कज़न है, वो ऐसे करता है, ऐसे डबल टैप। मैं कहा तूने वायरल कर दी वो मतलब ऐसे भी लोग हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो एक टाइम बांध लो कि हाँ, मतलब मेरे ख्याल से रील स्क्रॉल करने को टाइम होना नहीं चाहिए, पर हाँ अगर आप ज़्यादा एडिक्टेड हो गए उस चीज़ के, तो मेक योर सेल्फ बिजी इन समथिंग एल्स ऑल्सो। जिसका कंटेंट आप देखना चाहते हो उसको फॉलो कर लो, और बाकी फालतू कंटेंट स्क्रॉल करने से बचो, क्योंकि उससे हमारे ना मेंटल वो चीज़ें भी ख़राब होती हैं। नींद कम होती है पहली बात तो, हम ज़्यादा रीलें देख रहे हैं, उससे नींद नहीं आएगी आपको, वो आप बस कंज्यूम ही करी जा रहे हो। फिर जब आपको ज़्यादा कोई आवाज़ मारेगा ना, फिर आप सोचोगे वो टाइम, फिर आपको होश आएगी कि ओके फ़ोन नीचे रखो। टेक्निकली वी गेट हिप्नोटाइज्ड। हाँ, वो उस लूप में फंसे हुए आप, वो ऐसे उंगली चल रही है बस। वो लूप, जब तक मम्मी हाँ कहाँ पे सोया नहीं अभी, तो मैं देखता हूँ ओ टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। ऐसा हुआ है सच में। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने तो भी ऐसा किया कि फ़ोन साइड रख लेता हूँ, आई राइट, मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लिख लिया, या फिर कोई अपना शेड्यूल लिख लिया कल का, इतने में नींद आ जाती है। हम फूड व्लॉगिंग पे आते हैं। हाँ जी। क्योंकि अब आप दिस इज योर फोकस राइट नाउ। आप फूड, क्योंकि आपने फूड की ही व्लॉगिंग की है पहले, और अब आप इसमें और कंटेंट काफ़ी क्रिएट कर रहे हो लेटेस्ट। अब चंडीगढ़ की बात करते हैं। हाँ जी। कुछ अपने फेवरेट फूड स्पॉट्स के बारे में बताओ, और वाई। सर फेवरेट फूड स्पॉट्स हैं मेरे, काफ़ी हैं। पहले तो पाल ढाबा है। अच्छा, ये तो आइकॉनिक पाल ढाबा। आइकॉनिक पाल ढाबा। एंड बीच में ऐसा लोगों को डाउट होता है कि हाँ यार मैं खाना गया था, लेकिन मुझे अब वो चीज़ नहीं मिलती है। पर एक फ़र्क है, एक ना वहाँ पे 2 पाल ढाबा है अब। एक ना जहाँ पे आउटडोर सीटिंग है ना, उनका बटर चिकन अभी भी वैसा ही है, जो बाहर है कॉर्नर पे। हाँ, जो बाहर लाइट्स पे, बिल्कुल, जिनकी सीटिंग बाहर भी होती है शाम को। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही गया था मैं, एंड वहाँ मज़ा आ गया मुझे। एक वो अगर मेरे को बिरयानी खानी है बेसिकली। और पाल ढाबे की आइटम भी बता दो कि कौन सी बटर चिकन। और राणा चिकन बहुत अच्छा है वहाँ का। और बटर नान, और मैं बेसिकली लच्छा पराठा खाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सही रहता है खाने में, वो ठंडा भी हो जाए तो खाया जाता है। वो बटर नान तो थोड़ा वो रबरी सा हो जाता है। रोगन जोश इज ऑल्सो गुड। रोगन जोश बहुत सही है, सच में बहुत अच्छा है। और दिस प्लेस नूरानी फॉर बिरयानी।
यस, बहुत सही है उनका, मतलब उनका एक जो बनी हुई आ रही है ना, वो सेम बिरयानी आई बनाते हैं अभी थिंक तक 7 सेक्टर में है ना, साथ में। यस, जो ओरिजिनल है। यस यस यस, जो पुराना है पूरा वहाँ पे। हाँ, एक तो TDI में भी है। TDI में भी है, अब 8 में भी खुल गया, दम नूरानी नाम से। अच्छा हाँ जी हाँ जी, अच्छा, उनकी बिरयानी। उनकी बिरयानी, हाँ, हैदराबादी बिरयानी मुझे पसंद है वहाँ की। और कॉम्बिनेशन में बटर चिकन मंगाऊँ, बटर चिकन इज समथिंग जो मैं हर जगह खा लेता हूँ, मुझे पसंद है वो। ओके। और फॉर इटालियन फूड एक देयर इज दिस प्लेस सेविल नाम से, 26 में, सेविल, जो बादशाह का है बेसिकली ब्रांड। ओ यस यस तो यस। उनका इटालियन, मेरे को रेवियोली बहुत पसंद है वहाँ की, मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया, वो गए हैं वहाँ पे खाने भी। तो रेवियोली मैंने फ्री में प्रमोट किया था, मतलब ऑब्वियसली मेरे को पसंद था, मैंने एक दिन गया खाने, मैंने वीडियो बना के पोस्ट कर दी थी। हाँ। तो वो बहुत सही है वहाँ का इटालियन। चलो, आपने एक और बंदा भेज रहे हो। आप जाना, आपको पसंद है अगर तो रेवियोली, आप वैसे हेल्दी खाते हो तो अगर कभी मन करे तो रेवियोली कभी भी कभार चलता है, वंस इन अ ब्लू मून। तो वो खाना वहाँ पर, मतलब मेरा नॉर्मली क्या रहता है कि जैसे रेवियोली है, ये सब चीज़ों के लिए मैं आजा फ्रेश ज़्यादातर। आजा बहुत अच्छा है, हाँ, सेक्टर 9 में है ना वो। सेक्टर 9 राइट राइट राइट। यस यस मैं कल वहाँ था ना, ब्रदर्स कुलचा हब, उसके Yes, सामने yes, ही है yes, वहाँ yes, पर, के मैंने वो सामने। कल खाया वहाँ पे। तो हाँ, बहुत सही। और उसके अलावा फैमिली डाइनिंग प्लेस सर, एक ना सेक्टर 35 में पश्तून है। हाँ, वो पुराना है और वो अभी खाइबर भी, होता था पहले। हाँ, वो चीज़ अभी भी उनके मिठाई, नॉनवेज बहुत अच्छा है उनका। हाँ और आप नॉनवेज खाते हो वैसे? जी। हाँ, तो वहाँ पर जरूर जाना। और एक ना न्यू प्लेस है बेसिकली सेक्टर 68 मोहाली में, एवेंड्री। मैंने नाम सुना है। हाँ, एवेंड्री है, बहुत अच्छी फैमिली डाइनिंग प्लेस है, बेसमेंट भी है, ग्राउंड फ्लोर भी है। अगेन कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है वहाँ पे जाना। ओके। उनका फुल मेन कोर्स बहुत अच्छा है वहाँ पे, एंड वहाँ मल्टी कुजीन है वैसे, चाइनीज़ भी अच्छा है, ये भी वो। और इन टर्म्स ऑफ कैफ़े, मेरी खुद की फेवरेट प्लेस है, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है, वो रिफेक्शंस है सेक्टर 35 में। हाँ। वो तो मैं बहुत जाता हूँ। और अगर हम बात करें, हमने साउथ इंडियन फूड की बात करें। फूड की, हाँ, यस हाँ। सर, साउथ इंडियन एक तो पुराना चंडीगढ़ पर राज किया है कार्तिकेय ने, बहुत पुराना, सेक्टर 47 वाले। यस यस कार्तिक, यस, वो हर आई एक ने खाया है रिमेंबर। और वो बहुत ऑथेंटिक थे, अभी तक है। पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, देयर इज दिस प्लेस लिटिल इडली 3B2 में। ओके। लिटिल इडली, इनके सच में अलग ही लेवल ले अच्छा, आए हैं। ये अभी रिसेंटली आपने मैंने रील भी रील डाली की है उनकी, हाँ जी। उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर दिस इज माई फेवरेट प्लेस फॉर एज इन दीज डेज, तो आई वांट टू शूट देयर। मैंने खुद बोला उनको, तो वो कहते हैं हाँ प्लीज़, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प की है ऐसे शूट करने में, साथ दिया उन्होंने, बढ़िया। मैंने वहाँ पे रील शूट की है। पर ट्रस्ट मी, मेरी अभी पर्सनल प्रेफरेंस रहती है साउथ इंडियन के लिए। मैं फैमिली को भी लेके गया हूँ वहाँ पर, मैं कजन्स को, दोस्तों को, सबको वहाँ पर लेके गया हूँ, सबको पसंद आया। तो वहाँ का जो डोसा है ना, एक, चलो कार्तिक का, मतलब आई हैव नेवर बीन टू साउथ इंडिया असली में, मुझे नहीं पता वो ऑथेंटिक वहाँ पे कैसे मिलता है, पर लिटिल इडली जाके लगता है कि यार ऐसा मिलता होगा, मतलब एक चीज़ है, यू शुड ट्राई एक बार वहाँ जाके। वहाँ जैसे हम कार्तिक जाते हैं ना, तो ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ वैसे, मैं वैसे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं। क्योंकि कार्तिक भी हमने पूरी बचपन से बड़े हो गए, हम फैमिली के साथ वहीं जाते थे, अब लिटिल इडली तो अब आया। तो ये है कि जैसे कार्तिक हमें देता है एक डोसा, नारियल की चटनी और एक रेड चटनी होती है और एक सांबर होता है। पर लिटिल इडली में ना हमें एक और चीज़ मिलती है, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो मीठा होता है थोड़ा, दिखने में सांबर जैसा होता है, वो हल्का स्वीट होता है, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत सही बनता है उनका। रसम टाइप तो आई गेस रसम होती है, मुझे नहीं पता, मतलब पर वो होता सांबर जैसे दिखने में, पतला सा, हाँ। तरी टाइप होती है, रसम होती है, तो वो बहुत सही है, वो कार्तिक में नहीं मिलती है। मतलब ये जो एरिया है, ये खाने पीने के लिए बहुत फेमस हो गया है। हाँ और खासकर ये जैसे 3B2 की मार्केट की बात कर रहे हो, या और सब है, पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि खाना स्वाद के लिए ज़्यादा बन गया है, हेल्थ की बात कम ही होती है। बहुत कम होती है सर, बहुत कम होती है। तो इंग्रेडिएंट्स भी कई बार स्वाद बनाने के लिए ऐसे यूज होते हैं कि उसके बाद मतलब हमारे ऑर्गन्स भी कहते हैं कि बस करो, रहम करो, लीवर चिल्लाता है। तो कोई ऐसी जगहें भी आप रेकमेंड कर सकते हो जहाँ पे हेल्दी फूड अच्छा मिलता हो ट्राई सिटी में? सर एक्चुअल में ना यहाँ पर देर आर प्लेसेस हु आर सर्विंग जो मल्टी कुजीन्स है, वहाँ पर हेल्दी फूड भी मिलता है, जैसे सैलेड्स हो गए, चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। प्रैंकस्टर बहुत ही ऐसे नाइट क्लब है वैसे तो, वो हाँ 26 में है, वहाँ पर उनके पास एक सेगमेंट है सैलेड्स का बहुत बढ़िया, जो उन्होंने ऐसे 10-12 टाइप के सैलेड्स हैं, वो अच्छे हैं काफ़ी, मैंने खुद ट्राई किए हैं। तो जहाँ भी मल्टी कुजीन्स है वहाँ पर रिफेक्शंस है सर, जैसे रिफेक्शंस में देयर इज दिस सैंडविच, वो बहुत सही है, मैं रेकमेंड करूँगा। वो मशरूम एंड ब्रोकली सैंडविच है। तो मैं पर्सनली एक ऐसे बंदा हूँ जो मैं हेल्दी कम ही खाता हूँ, आपने देखा होगा। पर हाँ, बिकॉज ऑफ ओनर सजेस्टेड मी, वहाँ के जो साहिल सर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार ये हमने लॉन्च किया अपना मेन्यू, बेसिकली रिफेक्शंस एक फ्रेंचाइजी है दिल्ली की, लेकिन इन्होंने मेन्यू में अपना कुछ ऐड किया था यहाँ से, ये उनका SOPs में नहीं था, इन्होंने खुद ऐड किया। तो ये मशरूम एंड ब्रोकली सैंडविच है,
कुछ भी नहीं है, बस हल्का चीज़ होता है और मशरूम एंड ब्रोकली है, सॉटेड वेजीज है, और बहुत टेस्टी है वो, बहुत ही ज़्यादा सही। तो हेल्दी के मामले में मेरे ख्याल से ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेस नहीं मैं बता पाऊंगा, पर हाँ देयर आर प्लेसेस जहाँ पर हेल्दी भी मिलता है। इट्स ऑन यू कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हो वहाँ पर। एक मेरा पर्सनल फेवरेट हेल्दी फूड को लेके झुमरू है। झुमरू, ओके। तो वहाँ पे मिलेट्स, क्योंकि मैं मिलेट्स बहुत खाता हूँ, प्रमोट भी करता हूँ, राइट। तो वहाँ पे यू गेट ऑल काइंड ऑफ मिलेट्स। मतलब अभी रिसेंटली आई हैड वो जो जैसे होते हैं ना वो राम लड्डू जिसे कहते हैं, हाँ जी। वो भी मिलेट्स के और दाल के। अच्छा। फिर उनका एक मिलेट्स के ही वो मालपुआ खीर, तो और ओपन रागी डोसा। अच्छा। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स के, एक उनकी केसर चाय है। सर ये सब मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सच में, मैं जाने वाला हूँ ट्राई करने, मुझे लग रहा है बस वो शेफ विकास चावला है, ही इज़ अ वेरी पैशनेट, तो ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। तो आप जब भी जाओ तो वो ज़रूर, क्योंकि ऐसी जगहें, हालांकि मतलब वो टेस्ट और हेल्थ दोनों दे रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसी जगहें भी प्रमोट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है कि फूड हमारे माइंड और सोल और बॉडी तीनों के लिए होता है। एग्जैक्टली। तो हम कई बार क्या होता है, सोल को ज़्यादा खिला रहे होते हैं और माइंड को खिला रहे होते हैं, कई बार नहीं, मोस्टली यही होता है, और बॉडी को भूल जाते हैं। सच में हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो फिर वही पे बैक करेगा। आपने ट्रैवल की भी ब्लॉगिंग की है, और आजकल ट्रैवल ब्लॉगिंग चल भी बहुत रही है। हाँ जी। तो कभी माइंड में ये नहीं आता कि ट्रैवल ब्लॉग्स करें, इसमें घूमने को भी मिल जाएगा? सर आता है, और करे भी हैं, और सच में बहुत मज़ा आता है। आप सोचो ना, आपको एक मतलब अगर एक क्रिएशन जर्नी मेरी अगर शुरू हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार एक मुझे खाना फ्री मिल जाए और मुझे घूमना फ्री मिल जाए और मुझे सर्वाइवल के लिए क्या ही चाहिए। स्टार्टिंग में आपको एक बस एक्सपोजर दिख रहा होता है ना कि हाँ यार लोग पहचान रहे हैं, फेमस हो रहे हो आप, और ये फेम ही है मतलब जो चीज़ मिल रही है अच्छी, जिससे पॉजिटिविटी आ रही है, आपको लोग देख रहे हैं। राइट। तो जब मुझे पहला ट्रैवल ऐसे आया था, तो मैंने यहाँ पे किया था सोलन साइड पे ही, बहुत दूर नहीं है, पर हाँ हम जाते बहुत वो है, ओकेजनली जाते थे ऐसी जगहों पे। पर मैं गया वहाँ पे, बहुत बढ़िया ऐसे प्रॉपर्टी थी, तो वो हमने प्रमोट किया, वहाँ पे घूम फिर के आए हैं। फिर उसके बाद मैंने मनाली किया है। तो जब ट्रैवल हम करते हैं ना, तो सीन ये कि अब मेरा जो मैं रुका क्यों ट्रैवल करते, क्योंकि हमें एक टीम चाहिए जो लगातार होनी चाहिए हमारे साथ। वो चीज़ मेरे साथ नहीं है अभी। बट ट्रैवल इज़ समथिंग जो मैं, अगर मेरे पास ऑप्शन हुआ तो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, बहुत करूँगा, क्योंकि एक अलग ही पॉजिटिविटी रहती है माइंड में घूमते फिरते हुए। यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन जब आप बाहर होते हो, और मतलब जो लोकल आप फूड कर रहे हो उससे तो बहुत फ़र्क है उसमें। ट्रैवल में तो बहुत मज़ा है, मतलब मुझे पसंद है घूमना फिरना। कोई फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर? मुंबई का निखिल मैं बहुत देखता था पहले, ओके। और डेली व्लॉग्स ही पाता था, और मैं डेली देखता था। मतलब सोचो ना, मैं इतना, हम किसी के इतने फ़ैन है यूट्यूबर के, हम डेली उसके 10-10 मिनट का व्लॉग होता है, 10-13 मिनट का, तो उसकी ग्रोथ देखी है कि कैसे वो कर रहा है। फिर उसकी लव लाइफ हम रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ यार इसके तो ये ऐसे, मतलब वो काफ़ी चीज़ है जो बंदा डेली ब्लॉगर की लाइफ में कनेक्ट करके देखता है। एक व्लॉगर की ऑडियंस ऐसी है ना कि जैसे हमारे घर में मम्मी सास ससुराल वाले वो नहीं देखते सीरियल्स टीवी में, वो एक व्लॉगर की, जैसे सौरभ जोशी व्लॉग्स है, बहुत फेमस है वो, नंबर 1 व्लॉगर। लोग कहते हैं इसका व्लॉग क्यों, अगर आज मैं किसी बंदे को व्लॉग दिखाऊं, बोले क्यों देख रहे हैं इसका व्लॉग, इतना वायरल क्यों है, पर वो लॉकडाउन से देखते आ रहे हैं उसको। अब वो टीवी सीरियल की तरह उसका व्लॉग कि आज सौरभ जोशी ने क्या किया होगा, आज क्या होगा। वो ऐसा कुछ तो नहीं दिखा रहा है जो मैं मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है, बस वो एक डेली रूटीन में उसकी देखता आ रहा हूँ, जो मुझे अब आदत है। कल मैं ब्रेकफास्ट करते टाइम उसका व्लॉग लगा लूँगा कि आज क्या किया। तो एक मेंटालिटी से देख रहे हैं उसको लोग। पर ऐसे कई आई वुड से व्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर्स बहुत पीक पे जाते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। बहुत नाम है आज की डेट में, तो बहुत सुनने को मिल रहे हैं। बहुत है। क्या रीज़न होता है वो, कि कोई और लाइन पकड़ लेते हैं या फिल्मों में चले जाते हैं, या क्या रीज़न? मस्ट भी मल्टीपल रीज़न, ये रीज़न भी है कुछ तो, पर जहाँ से शुरुआत हुई है वही छोड़ देते हैं। सर ये चीज़ ना मैंने सोची थी, मतलब हम एक दिन डिस्कस कर रहे थे मेरे दोस्त के साथ, तो मैंने यही बोला था, मैं कहा जिस चीज़ से हम ग्रोथ करते हैं ना, पब्लिक हमें वैसे एक्सेप्ट कर चुकी है, और वो ग्रोथ हमें तभी मिली कि वो लोगों ने हमें वैसे देखना पसंद किया है। तो जब फेमस हो जाते हैं हम वो चीज़ ही छोड़ देते हैं, हम कुछ और चीज़ करने लग जाते हैं, पर वो गलत है मेरे ख्याल से। तो वो जो ऐसे ग्राफ में लोग हमें देखते हैं ना, हमें वो ग्राफ मेंटेन रखना चाहिए ताकि वो ऐसे ही रहे। जो आपका ओरिजिनल स्टफ है वो नहीं छोड़ना चाहिए। वो चीज़ ऑथेंटिक कुछ मिल जाए। भुवन बाम ने वैसे ही किया था सर। मुझे ऐसा लगता है कि वो फेमस होने के बाद भी उसने वो सस्ते फ़ोन से रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसको वो क्वालिटी में लोग देखना पसंद करते थे। ही ट्राइड कैमरे से बनाने का भी, पर लोगों ने उस पर इतना उसको वो नहीं दिया। उन्होंने फिर बैक टू वही पेश किया, फिर बाद में चलो उन्होंने सीरीज वगैरह निकाल दी थी। पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटर के लिए वो चीज़ स्टडी करके करना बहुत ज़रूरी है। वो बदलना नहीं चाहिए बाद में, क्योंकि लोग उसको, अब पब्लिक, पैसा आपके पास आया एज अ क्रिएटर, लाइफस्टाइल आपका चेंज हुआ एज अ क्रिएटर, पर पब्लिक आपको वैसे ही देख रही है अभी भी।
हाउ मच कंटेंट क्रिएटर कितना पैसा कमा सकता है? मतलब हम लगाएं ऑन एवरेज, मिनिमम तो चलो मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, पर ऑन एवरेज टू मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हैं? यूट्यूबर की इंस्टाग्राम पे ऐसे अलग अलग मीडियम से, जैसे इंस्टाग्राम से देखें या फिर यूट्यूब से देखें या ओवरऑल देखें। इंस्टाग्राम की जो अभी मार्केट चल रही है वो आपने देखा कि हर घर में फूड ब्लॉगर है सर। हर घर में आज एक फूड ब्लॉगर है, क्योंकि जैसे पंजाब में एक टाइम पे सिंगर होता था, ऐसे आज यहाँ पर फूड ब्लॉगर है। तो मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे हर लाइन में मेरे ख्याल से चलती है। जो मार्केट ख़राब करने लोग भी बैठे हैं, अच्छे भी बैठे हैं, पर बिकॉज ऑफ कंटेंट क्वालिटी आई एम सर्विंग, तो अगर मैं एवरेज आपको बताऊं तो एवरेज 70-80 का आप मार्जिन लेके चल सकते हो, जो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 1 लाख कभी नीचे। तो वो चीज़ एक क्रिएटर का बना रहता है। अब मेरे फॉलोअर्स इतने हैं नहीं तो एक वो हायरार्की होती है ना कि मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं तो मैं इतना अमाउंट तो लूँगा ही। पर नहीं, अगर मेरी ब्रांड डील्स भी हो रही हैं तो मैं सीधा बोलता हूँ कि यार आई एम गिविंग यू दिस क्वालिटी कंटेंट, एंड अगर आपको सही लगे तो आप उस पर ऐड लगा लेना बाद में, अगर मेरी रीच ना आए। पर मैं फेक फॉलोअर्स नहीं करवाऊंगा, मैं फेक व्यूज़ नहीं करवाऊंगा। तो वो चीज़ एक मेरी मेंटेन्ड है अभी तक। एंड वो चीज़ इसीलिए क्योंकि मैंने जिस पेज पे पहले काम किया है, मुझे असली ऑडियंस, असली नंबर्स की ना पावर पता है। अब क्या फ़ायदा कि मेरे इंस्टाग्राम पे हर रील पे 1 मिलियन है और बाहर मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। अभी 20,000 फॉलोअर्स पे ही मुझे मैं सच बताता हूँ, मैं जब भी रोज़ बाहर जाता हूँ, मेरी फैमिली वाले, मेरे साथ वाले हैं, उनको पता है, हमें लोग देखते हैं और पहचानते हैं। मेरे लिए उतना ही बहुत है, मेरे को वो डिजिट्स फिर मैं कर भी नहीं रहा हूँ उतने। वो आएंगे बढ़ेंगे, जब भगवान ने चाहा तब बढ़ेंगे। पर हाँ, एक 60 से लेके 1 लाख तक के एक थ्रेश होल्ड में आपकी पेमेंट आ सकती है, अगर आपके 10 से 15,000 भी फॉलोअर हैं, अगर आप सही तरीके से चल रहे हो। और अगर हम मैक्सिमम आज तक जो आपने सुना है, एक महीने का किसी ने कितना कमाया होगा? डिपेंड करता है, अगर सर आप किसी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हो किसी के, तो आपको अच्छा खासा पे हो जाएगा। किसी का कोई सुना हो कभी आपको कि यार इस सर मैंने बंदे को सुना इतने था पैसे- एक ब्रांड एम्बेसडर कोई बना था, तो उसको सिर्फ उसका साइनिंग अमाउंट ही मिला था, जैसे 5 लाख एक महीने का। अच्छा, तो उनका कुछ महीने का था वो, और बहुत बड़ा ब्रांड नहीं था, उन्होंने दिया था उसको। तो वो चीज़ थी। तो अगर ब्रांड एम्बेसडर नहीं भी है, अगर किसी ब्रांड से एक्सक्लूसिव टाई अप हो गया आपका किसी भी तरीके से, ब्रांड्स पता कैसे पे करेंगे आपको? जैसे समझ लो एक के कंसिस्टेंसी अच्छी है, लेकिन उसका वे ऑफ सर्विंग थिंग्स अलग है, थोड़ा प्रेजेंटेशन का सीन अलग है। जैसे मेरा स्टार्टिंग से प्रमोशनल वाला सीन रहा है कि मैं आई प्रमोट थिंग्स। अगर ब्रांड मेरे पास आ रहा है, उसको पता है कि जैसे मेरे को 100 लोग देख रहे हैं ना, तो वो इसलिए देख रहे हैं कि मैं उनको कोई चीज़ बताने वाला हूँ कि वो खरीद सकते हैं या खा सकते हैं। सेम टाइम पे अगर ये बंदा है यहाँ पे कोई जो जिसके 2,000 फॉलोअर आ रहे हैं, वो व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं, पर उसके लोग ना उसको सिर्फ ऐसे देख रहे हैं, ऐसे वाले, तो वो भी एक फ़र्क पड़ता है। ब्रांड उसको पे नहीं करेगा ज़्यादा व्यूज़ वाले को, ब्रांड कम व्यूज़ वाले को पे करेगा जिसका कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा है ऑडियंस का उस ब्रांड की तरफ को। तो वो एक वे है, तो वो भी ज़्यादा पेमेंट मिल जाती है वहाँ पे भी। तो ये लोग जो हैं, कैरी मिनाटी हो गए, ये बड़े लेवल के लोग, ये कितने आपके हिसाब से कितना पैसे कमा लेते होंगे? सर इनकी कभी लीक्स आते हैं, फिर अफवाहें आती है। जैसे सौरभ जोशी का आता है कि अगर यूट्यूब इनकम ही देखे तो करोड़ CRs में है इनकी। फिर ब्रांड एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन है, सैमसंग को प्रमोट कर रहे हैं सौरभ जोशी, और अभी एक और मोबाइल ब्रांड है जो एक्सक्लूसिव टाइप हुआ है, फिर प्रोटीन ब्रांड है। तो अगर उनके, मैं बताता हूँ, सौरभ जोशी ना सुबह 6-7 बजे वीडियो पोस्ट कर देता है, 9 बजे तक ट्रेंडिंग में होता है व्लॉग, 1 मिलियन क्रॉस कर चुका होता है। तो यूट्यूब इनकम ही पर व्लॉग उनकी CR में है, पहली बात। फिर ब्रांड प्रमोशन से भी अच्छा खासा आ रहा होगा। मतलब अगर सैमसंग का भी लगा चलो तो 1 करोड़ 2 करोड़ तो दे ही रहा होगा, तो लगा के चलो 3-4-5 करोड़ एक्सक्लूसिव एक मंथ का कमा रहे होंगे। पर हर यहाँ तक पहुँचने के लिए भी प्रोसेसेस लगे बहुत होंगे प्रोसेस होते हैं और एक time कंसिस्टेंसी लगता है। होगी। हम Right, कई बार right. देखते हैं कि ये ब्लॉगर है, इसने डाल दी, ये हो गया, वायरल हो गया, इसकी तो बड़ा स्टोरी easy- अलग है उसकी पिछली। क्योंकि अगर आप देखो ना, सौरभ जोशी रोज एक ब्लॉग पोस्ट करता है, एंड वो 5-6 साल से कर रहा है। उसके 5 साल से हम रोज उसको देख रहे हैं। उसके छोटे वो कुनाली बच्चे को हम बड़े होते देख चुके हैं। अब वो जितने उसके घर में फैमिली है, वो चेंजेस, वो उसकी मम्मी भी हॉस्पिटलाइज हुए थे, वो भी व्लॉग करा है उसने। पर एक वे है उसका प्रेजेंट करने का, वो बहुत ही अलग नहीं दिखा रहा है ऐसी चीज़ें। एक उसमें मुझे जो लगता है कई बार नुकसान होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रहती व्लॉगिंग में, हाँ वो सर, पब्लिक हो जाती है। अगर आप व्लॉगर हो, डेली व्लॉगर हो, तो हाँ ये चीज़ तो फिर है। पर वही ना, कुछ पाना है फिर कुछ हाँ इतना तो, जब बंदे के जेब में पैसा आ रहा है ज़्यादा, एट लास्ट तो हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं सारे। तो वो चीज़ तो हाँ एक है कि भाई बंदा थोड़ा सोच लगे, चल लेट इट भी। फैमिली भी बोलती है चल यार व्लॉग करा आज, तो क्या हो गया था वो। तो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या जो डूज होते हैं, मस्ट होने ही चाहिए हमेशा साथ में एक कंटेंट क्रिएटर के पास, वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सर बहुत लोग ना स्टार्टिंग आजकल तो सोच रहे हैं कि हाँ क्या चीज़ इक्विपमेंट्स खरीदें। पहली बात तो मैं सच में बोलूँगा, बहुत ईजी वे, एक आईफोन ले लो कोई, क्योंकि आईफोन का जो वीडियो का जो बिट रेट है वो बहुत ही सोशल मीडिया सेंट्रिक है,
जो भी एंड्रॉयड में अगर आपको आप S23 टाइप लेवल का फ़ोन लोगे 1.5 लाख का तब मिलेगा। अदर देन दैट अगर आप सेकेंड हैंड आईफोन भी लेते हो, अगर आप बिल्कुल ही उसमें लैग कर रहे हो कि हाँ कोई इक्विपमेंट्स, तो एक आईफोन लो और स्टार्ट स्पीकिंग। बाद में चीज़ अपग्रेड करोगे, माइक्स लोगे फॉर क्वालिटी पर्पज़ वगैरह सारा सीन, पर एक आईफोन होना बहुत ऐसे नेसेसिटी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको जो चीज़ आंखों से दिख रही है आईफोन वैसे दिखाता है, वो एक बेसिक नीड है जो आईफोन पूरी कर देता है हर एक की। बाद में लो सैमसंग महंगे फ़ोन वगैरह या फिर जैसे भी है, पर स्टार्टिंग में आईफोन मिनिमम कौन सा लेना चाहिए आज की डेट के साथ? कोई भी ले लो सर, लोग तो सेकेंड हैंड भी ले लेते हैं, पर अगर आपका बजट अलाउ करे तो एक आईफोन 13, 14, अब तो नवे नहीं आ रहे हैं, पर अगर मिल रहे हैं तो ले लो, कई बार स्टॉक है, नहीं तो 15 ले सकते हो, बढ़िया है। एक और चीज़ जो मैंने महसूस की है, जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, हाँ जी, जिसमें यू स्टार्ट लूजिंग योरसेल्फ, क्योंकि हम इतना बेंचमार्क कर लेते हैं, या जिसको सीधी भाषा में कहते हैं कॉपी कर लेते हैं किसी और को, ये जिस वजह से हमारी जो ओरिजिनलिटी नहीं दिखती। तो वो जो आपने बात बोली ना कि हम खुद में ही इतने कॉन्शियस होते हैं कि पता नहीं हम सही हैं या नहीं, तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी बीइंग इन दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स इज यूनिक। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हम भी यूनिक हैं और यूनिकनेस में रस लेना चाहिए। एग्जैक्टली, बाय द टाइम यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ना, तो आप आज निकल नहीं परसों नहीं, आप एक अपने आप फाइंड योरसेल्फ को निकाले लेते हो उस चीज़ को। हाँ, क्योंकि आप फेक हो ना तो थोड़ी देर बाद लोग पकड़ लेते हैं और आप भी ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाओगे ना। आप बोलोगे आज मैं क्या बनाऊँ, कल मैं क्या बनाऊँ, अगर वो होगा ना कि अपने आप को रखा होगा कैमरे पे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कैमरा ऑन करने से पहले। तो जैसे गाली वगैरह लोग दे देते हैं, तो वो देनी चाहिए कई बार, या कई बार लोग फ्लो में व्लॉगिंग में गालियाँ दे देते हैं। सर मेरे ख्याल से ना ये चीज़ ना बनावटी नहीं होनी चाहिए। जैसे देयर आर पीपल्स, आरुष भोला है या कैरी मिनाटी है, इन्होंने एक वे अपना पकड़ा था, तो लोगों ने क्या कहा कि लोगों ने ये नहीं देखा कि वो मेहनत कितनी है या वो क्राफ्ट कैसा डिज़ाइन हुआ है। लोगों ने कहा गाली से वायरल हुआ है, नहीं, वो गाली से वायरल है, उसका पूरा क्राफ्ट देखो ना यार, वो कैसे किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है वो। लोगों ने कहा गाली देते हैं हम भी, वो गाली देकर क्या कोई वायरल नहीं होता है ऐसे गाली देके। वो बहुत ऑथेंटिक वे है उनका बात करने का। मुझे उसकी एक वीडियो याद है जिसमें वो पता नहीं इच्छाधारी नागिन होती है, पता नहीं इच्छाधारी पीकॉक होता है, कुछ ऐसी ही सीन होता है, नागिन हाँ, कुछ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ही मेड इट वेरी फनी। बट क्या गाली देना इज ओके या अवॉइड करना चाहिए? सर ये कोई ऐसा ना इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जो रीच या फिर एल्गोरिदम में फ़र्क पाएगा। मेरे ख्याल से इट्स ऑन यू कि आप अगर पता क्या, अगर मैं एक वीडियो में आप मुझे देख रहे हो, आपको पता लग जाएगा कि मैं बनावटी चीज़ कर रहा हूँ या फिर मैं प्रिटेंशियस चीज़ कर रहा हूँ, मतलब रियल कर रहा हूँ अपना। नहीं, बट जैसे यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी, और आज आप बोलो कि आज आप हर उसमें व्लॉग में गाली देना शुरू कर दो, तो जो आपको फॉलो कर रहा है तो वो भी नेचुरली देना शुरू कर देगा। Exactly. यार मेरा तो मैं जिसे फॉलो कर रहा हूँ वो भी दे रहा है, वो दे रहा तो हम क्या चीज़ है, वैसे वाला सीन होता है। वो तो हाँ, तो ठीक है ना, वो कूल फैक्टर भी बन जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रहा था कि when you become an influencer, when people start following you, तब मतलब हमें कॉन्शियसली रुक जाना चाहिए गाली देने से पहले, या फिर फ्लो में चलने दो? मैं तो वैसे भी फ्लो में नहीं दे पाता हूँ, मतलब ऐसे गाली वगैरह। हाँ, जैसे नॉट यू, मतलब इन जनरल। मतलब इन जनरल मेरे ख्याल से आजकल ना मोबाइल ना बच्चों के हाथ में है सर। तो अगर आपको एक काम मिला है एक इन्फ्लुएंसर का, आपके पास ऑडियंस है, तो यूज इट वाइजली। आपके पास अगर ऑप्शन है ना देने का या रुकने का, तो रुको मत दो, क्योंकि कंटेंट अच्छा बन रहा है और सब कुछ सही चल रहा है। पर गाली से कई बार एल्गोरिदम, अब तो सर एल्गोरिदम यूट्यूब पे येलो वो है, येलो डॉलर। अगर यूट्यूब पे आप गाली दे रहे हो तो आपको वो नहीं मिलेंगे पैसे, मतलब वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अच्छा, यस, येलो डॉलर मीन्स कि आपके डिजिट्स बन रहे हैं वहाँ पे, पर आपको वो इनकम नहीं जनरेट होगी। अगर आपने ऑब्सीन लैंग्वेज यूज किया। यस, तो अगर एल्गोरिदम इस चीज़ को सपोर्ट करा तो हम क्या ही होते हैं। तो अवॉइड इट अगर कर सकते हो, नहीं तो फिर तो क्या ही है। अगर जुबान पे ही चढ़ी है फिर तो बी योरसेल्फ भी तो हम बोल ही रहे हैं एक टाइम पे। पर हाँ, अगर वो बोली है आपकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि गाली देके वायरल होगा तो नहीं। और एक थॉट ये कि आजकल अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप गाली मत दो, क्योंकि आपका कंटेंट बच्चा भी देख सकता है, और कोई हो सकता है आपके फैमिली में कोई देख रहे। हम कैरी मिनाटी नहीं है जो सब एक्सेप्ट करेंगे, तो वो चीज़ है। That's right. हाँ जी, बहुत मज़ा आया यार आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत बातें की, बहुत तरह की बातें की हमने, एक तरह की बात नहीं की, और मुझे भी फ्लो का पता नहीं चला। एंड योर स्टोरी इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही आपकी स्टोरी से की है। एंड और एक और चीज़ होती है जो यूट्यूब का में भी देखा जाता है कि लोग
पहले 5 मिनट तो देखते ही हैं, हाँ जी। तो देख लेते हैं, Right. तो एंड मैं भी खुश हूँ कि लोग पहले 5 मिनट में दे विल गेट टू नो योर स्टोरी एंड गेट इंस्पायर्ड दैट वे ऑल्सो, जी। सो विच इज़ वेरी गुड, right. बिकॉज मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द सुप्रीत सिंह शो. you so much. आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर. पहले तो मैंने आज आपसे फर्स्ट टाइम, मैंने आपको देखा है पहले, पर आज आपसे वन ऑन वन बात हुई, और ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ नॉलेज गेन के, मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगी है. मैं बंदा पढ़ता हूँ सर, मुझे आपका बोलने का भी सच में बहुत पसंद है, और आई ट्राई मैं ऐसा कुछ करूँ. नहीं, आप इन योर ओन वे यू आर डूइंग ग्रेट. Thank you so much, एंड बढ़िया है, आप करते रहिए ऐसे. थैंक यू सो मच सर.